सेकेंड ईयर क्लास। आज आपका डेटाबेस का जो टॉपिक है उसका नाम है डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जी डेटाबेस सिस्टम का। जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या था। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम था जो कि क्या करता था, स्टोर और मैनिपुलेट करता था डेटाबेस को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि कंट्रोल करता था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को। फिर हमने इसे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे जिसमें 4 अहम पॉइंट थे: शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी एंड द डेटाबेस इंटीग्रिटी। शेयरेबिलिटी में हमने ये देखा था कि जो डाटा इज़ शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल, सिंपल वर्ड में ऐसे ही कहेंगे हम। अवेलेबिलिटी में हमने देखा था कि यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा इन DBMS ईजिली, तो उसे अवेलेबिलिटी में डाल दिया था। एंड इवॉल्वेबिलिटी ये था कि चेंज द डेटाबेस फैसिलिटी टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डेटाबेस ड्यू टू इंक्रीज इन यूज़र रिक्वायरमेंट और चेंज इन द टेक्नोलॉजी, कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी से बदलती है उसके हिसाब से चेंज होता है, तो हमने उसको इवॉल्वेबिलिटी का नाम दिया था। नेक्स्ट आया इंटीग्रिटी के बारे में कि इंटीग्रिटी क्या थी। इंटीग्रिटी ये थी कि डेटाबेस एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। डेटाबेस इज़ नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूज़र के दरमियान शेयर हो सके, तो हमने डेटाबेस इंटीग्रिटी को दिया था नाम। फिर हमने इसके एडवांटेजेस देखे थे। एडवांटेजेस में आ गया था इसकी डाटा इंडिपेंडेंस आ गया था कि डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये था कि जो है डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उससे हमने क्या कहा था कि डाटा इंडिपेंडेंस कहा था। रिडंडेंसी कंट्रोल हमने देखा था जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल था, तो हमने उसको दूर करने के लिए हम ये चाहते थे कि हमारा डाटा डुप्लीकेट ना रहे और एक जगह पे रहे, तो उसको हमने रिडंडेंसी कंट्रोल का नाम दिया था। फिर हमने कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट देखे थे कि कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट आर द रूल दैट मस्ट बी फॉलो टू एंटर डाटा इन द डेटाबेस। इफ अ डाटा डज नॉट फुलफिल दिस कंस्ट्रेंट इट कैन नॉट बी एंटर इन द डेटाबेस। Support complex data relationship data. DBMS allow the user to design complex data structure. It enables the user to logically view and access data in different ways. नेक्स्ट हमने देखा है डाटा सिक्योरिटी फीचर, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। द DBMS प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी इज मेंटेन बाय अलाउइंग एक्सेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। फिर है जी डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। तो DBMS हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज टू स्टोर द एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, ताकि हम रिकवर कर सकें फाइल को जो हमारी ओरिजिनल फाइल लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए। ठीक है, और इसके एडवांस कैपेबिलिटी क्या थी कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम कर सकें बाय यूजिंग इंटरनेट। तो नेक्स्ट आ गया, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम का। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले तो आ जाएगा कि although the DBMS are very powerful tool to do the job, but they are not more in use. It is because of some disadvantage. Number one is it require additional system overhead. Additional overhead is required to access data in case of doing some simple job like reading and processing a tape file, which might take a little time and resource to do the job. If we have to do it on DBMS, it is like requiring too much to do little. यानी कि ये था कि हमें एडिशनल चीज़ें का हमारे सर पे ओवरहेड था कि हमने एक चीज़ चाहिए तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। सेकंड है जी एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। तो DBMS एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इसमें हमें प्रॉपरली एक रिक्वायर यूज़र ट्रेन चाहिए होते हैं। यूज़र जो ट्रेन होंगे तो उन्हें प्रोग्रामिंग में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, हर चीज़ में उन्हें कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड अ सॉर्ट ऑफ प्रिसाइज ट्रेनिंग टू कोड एफिशिएंट प्रोग्राम दैट विल रन अंडर अ DBMS. देयर इज़ अ possibility that inadequate training or experience of application development staff will lead the creation of grossly inefficient database call. Quite often, the problem might not be found until the program reaches production status. The typical example is that of using proper and improper index of the for accessing the database. तो हमें ये पहली लाइन में यही बता रहा है कि DBMS को रन करने के लिए हमें
प्रिसाइज ट्रेनिंग चाहिए कि हमारा कोड एफिशिएंटली चले। तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि हमें एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होगा, एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए होगा, ठीक है, ताकि जब भी डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको जाके सॉल्व कर सकें। कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक हम उसके प्रोडक्शन स्टेटस तक नहीं पहुँचेंगे, प्रॉपरली इंडेक्सेस को सेट नहीं करेंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, एक ये भी है, हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। आर कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर. It is expensive to purchase database management software and high hardware cost where DBMS is complicated and heavy software. It requires a large amount of memory and high processing power to run. It requires powerful hardware to work properly and efficiently. एंड हमने और इसमें ये भी देखना है कि टेक्निकल स्टाफ होना भी बहुत ज़रूरी है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को हमें DBMS को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए चाहिए। और उनको फिर जाहिर सी बात है, जब हम एक टेक्निकल स्टाफ रखेगा तो हमें उन्हें गुड सैलरीज भी देनी पड़ेगी। अच्छा, प्रॉब्लम कैन मल्टीप्लाई इन सेलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस environment. A later change in structure forced by changing requirement can be costly in terms of conversion and testing of existing system. Hierarchical database systems are in particular more sensitive than network of relation systems toward this kind of problem, and implementing change costs a great deal. On the other hand, doing this change on relational database are fairly easy and less costly. तो ये अगर ये है कि वो यही बता रहे हैं, हमने ये 3 तरह के मॉडल पढ़े भी थे, हायरार्किकल मॉडल था, नेटवर्क मॉडल था, रिलेशनल मॉडल था। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हम हायरार्किकल मॉडल चूज़ कर लेते हैं अगर किसी सिस्टम के लिए, और वो उसके लिए ठीक नहीं है, रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस है, उसकी कन्वर्जन में, उसके काम में, उसकी टेस्टिंग में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो तब भी हमें फिर क्या होगा कि बहुत कॉस्ट लगेगा। तो हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि हमारे पैसे भी कम लगे और हमारी चीज़ भी अच्छी बन जाए, तो उसके लिए हमें वो कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को चूज़ करें। नेक्स्ट है कि डेटा मस्ट बी कंसीडर्ड आ कॉर्पोरेट रिसोर्स। द डेटा इन अ कंपनी डेटाबेस नो लॉन्गर बिलोंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग। एक ऑर्गेनाइजेशन इसको अकेली नहीं चला सकती। ट्रू, वन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस। However, as database system mature, more companies or organization can share the same data across application. अब है a need of a dictionary. In order to share data across application system, or to simply given end user the ability to identify the location of information they need in order to do their job, the internal data content of a company database need to be documented in a consistent manner. For this purpose, they have to install a data dictionary system, which is another overhead on the DBMS. इसमें एक डाटा डिक्शनरी की भी बात आ जाती है कि डाटा डिक्शनरी क्या है, कि डाटा डिक्शनरी स्टोर करती है डाटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि डाटाबेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। यह हमें ये भी इंश्योर करवाती है कि डाटा डेफिनेशन रूल क्या है। रूल का मतलब ये कि फील्ड की नेम क्या होगा, फील्ड का साइज़ क्या होगा, डाटा टाइप क्या होगा, और डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन भी ये बताएगा। तो डाटा डिक्शनरी यूज़फुल टूल तो है कि डेटाबेस में, लेकिन एक्सपेंसिव भी होती है। इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगती है और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लगती है, जो कि थोड़ा सा ओवरहेड होता है DBMS के लिए। ठीक है। अच्छा, तो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम के क्या थे। वो रिक्वायर्ड एडिशनल सिस्टम ओवरहेड, additional training required for training of staff. Problem can multiply in selecting a wrong type of database environment. Data must be considered a corporate resource. कॉर्पोरेट रिसोर्स का मतलब यही है कि एक कंपनी के लिए वो कहते हैं आप डेटाबेस बना रहे हैं, तो वो एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटाबेस बनाना, लेकिन उसको मल्टीपल कंपनियां, मोर कंपनियां यूज़ करती हैं। तो हमने उसको इस हिसाब से बनाना होगा डेटाबेस को कि वो मुख्तलिफ हमारे जो हैं सिनेरियोज़ में काम आ सकें। और फिर हमने नीड ऑफ डिक्शनरी देख लिया है इस तरीके से। तो ये कुछ इसके डेटाबेस DBMS के हमने बेनिफिट्स देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए, एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ अ DBMS के। फीचर्स क्या हैं इसके।
तो DBMS के कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और सबसे अहम ज़रूरी जो है वो है डाटा डिक्शनरी। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में भी आता है, और डाटाबेस के लिहाज से तो ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो DBM डाटा डिक्शनरी क्या है? डाटा डिक्शनरी एक ऐसी फ़ाइल है जिसमें ऑल डाटा डेफिनेशन होती हैं किसी भी डाटाबेस की। ये मॉनिटर करता है कि डाटा कौन सा एंटर किया गया है, क्या जो डाटा एंटर किया गया है उसकी उस पर रूल अप्लाई किए गए हैं। रूल का मतलब ये है कि फील्ड नेम, फील्ड साइज़, डाटा टाइप, सारी जो चीज़ें हैं वो हमने इसमें बताया है कि नहीं बताया गया। तो some database have a data dictionary, a procedure document or disk file that store the data definition or a description of the structure of data used in the database. The data dictionary may monitor the data being entered to make sure it conforms to the data definition rule, that is file name, field size, data type, etc. It may be used for data access authorization for the database user. तो database user के लिए ये authorization rule भी देती है, तो ये, और हम इसको रेपोजिटरी भी कहते हैं। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट है, और ये जो मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ, आपने साथ साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है, तो डाटा डिक्शनरी, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा डिक्शनरी। तो आपने सारी डेफिनेशन वगैरह भी उसकी फिर बतानी होती है। नेक्स्ट है जी यूटिलिटीज़। द DBMS utilities are the software program that are used to maintain the database by manipulating the data, record and file. Some program are also used for backup and recovery procedure for the database. तो कुछ यूटिलिटीज़ यूज़ होती हैं। क्यूरी लैंग्वेज, नॉर्मली SQL is used for creating table structure, entering data into them and retrieving, updating the selected record based on a particular criteria and format indicated within the database. Typically the query is in the form of sentence or English like command, that is select, delete, create, modify, update and insert command. तो SQL के बारे में वो बता रहे हैं कि डाटा के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, करने के लिए सारा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन है रिपोर्ट जनरेटर। A report generator is a program that is used to produce an on-screen or printed document. A report generator is a program that is used to produce an on-screen or printed document from the database. The report format can be specified in advance. It is row heading, column heading, page header, etc. Even the non-expert can create very useful and attractive report by using this facility. तो हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी क्या है? बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन असाइन स्पेसिफिक एक्सेस प्रिविलेज फॉर द यूज़र ऑफ द डेटाबेस। बैकअप एंड रिकवरी क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द DBMS प्रोग्राम। बाय यूजिंग दिस फीचर वी आर एबल टू हैव द बैकअप ऑफ आवर डाटा एंड कैन लेटर यूज इट टू रीइंस्टेट इट इन केस ऑफ डाटा फेलियर, करप्शन और लॉस। तो ये बैकअप एंड रिकवरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बैकअप रिकवरी की फैसिलिटी देता है। बैकअप का मतलब यही होगा कि स्टोर कर लेना है एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा को, ताकि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उसे रिकवर कर लेंगे अगर ओरिजिनल फाइल डैमेज हो जाएगी। ठीक है। एक्सेस सिक्योरिटी refer to the protection of database from unauthorized access. The database management system provides several procedures to maintain data security. The security is maintained by allowing access to the database through the use of password. Different users of database system have different level of access right to the database. तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट उसके अंदर हम पासवर्ड लगा देंगे ताकि जो है उसमें हम सिक्योरिटी हमें ना एक्सेस हो सके। ठीक है, तो कुछ ये हमने फीचर्स देखे हैं, डाटा डिक्शनरी, यूटिलिटीज़, क्यूरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड बैकअप एंड रिकवरी। तो हम आप लोगों ने इन सारे को होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। तो ये आप लोगों ने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके तैयार करने हैं। मैं आपको गूगल क्लासरूम में आज असाइनमेंट दूंगी और मैंने सैटरडे को इसका टेस्ट भी आपका होगा कि आपने ये सारे जो मुझे है क्वेश्चन है छोटे छोटे ये सारे सॉल्व भी करने हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दे दें, क्लास वर्क दे देना है, वो आप लोगों ने तैयार करना है। और जो छोटे क्वेश्चंस हैं सिक्योरिटी के बारे में, व्हाट इज़ द बैकअप एंड रिकवरी, व्हाट इज़ एक्सेस सिक्योरिटी, व्हाट इज वाई इज रिपोर्ट जनरेटर यूज इन डेटाबेस सिस्टम। तो आपने 2 से 3 लाइन का आंसर करना है कि रिपोर्ट जनरेटर इज यूज। सपोज आई गिव द क्वेश्चन वाई इज रिपोर्ट जनरेटर यूज इन डेटाबेस सिस्टम।
Your answer is a report generator is used to produce report. It retrieves data from database and display it in different format. The user can use report generator to format page number, date, title, column, heading, etc. तो इस तरीके से आपने 2 लाइन्स है कि इस तरीके से आपने आंसर देना है कि आपको क्वेश्चन भी सारा समझ में आ जाए और आंसर भी आप सारा जो है ना उसको दे सको, ठीक है। या अभी हमने जैसे एसक्यूएल के बारे में पढ़ा है, तो आप यूँ कैसे क्वेश्चन हम बना लें, डू यू नो अबाउट द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज, तो आप कह दो कि द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंस में हम ये लिख सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये बन जाते हैं। फिर डाटा डिक्शनरी, वाई वी नीड डाटा डिक्शनरी क्यों यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा 3 बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि हम एसक्यूएल कमांड में यूज़ करते हैं। वो है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DDL, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DDL, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DML, नंबर 3, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DCL। ओके, तो जो DDL stand for data definition language, it consists of SQL command used to define a database, creating table, index and views. Some important command of DDL include create, drop, table, alter table, create, drop, view, etc. तो इस तरीके से यानी कि आपने इसकी डेफिनेशन बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DML? DML stand for data manipulation language. It consists of SQL command used to load, update and query the database using select command, insert, update and delete are some example of DML command. And next question है, what is the use of DCL? DCL stand for data control language. It consists of SQL command used to establish user access to the database. Some important command to DCL are grant, add user and revoke, etc. तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके अलावा मैं आज आप लोगों को MCQs की कुछ असाइनमेंट देना चाहूँगी कि आप MCQs सॉल्व करोगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में यानी कि पेपर में तो MCQs ही आएंगे, तो आप लोगों ने जो सॉल्व करना है वो भी सारा करना है। तो ये आप फिल इन दी ब्लैंक सारी सॉल्व कर लेना, ये सारे ट्रू एंड फॉल्स इस तरीके से। और आज ये देखेंगे सारे आपके मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ये आप लोगों के सारे हो गए। 5th क्वेश्चन से देखें, डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डिफाइन फील्ड, फील्ड रिकॉर्ड एंड फील्ड एंड 3 टाइप, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारे फाइल्स की टाइप्स, और स्टोरेज मीडिया में हम कैसे फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं डेटाबेस, मेजर कंपोनेंट ऑफ DBMS, ऑब्जेक्टिव क्या है डेटाबेस के, डिफरेंट मॉडल क्या हैं, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर ऑफ DBMS, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। तो ये पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है, और पहले चैप्टर में होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं ये डिटेल आप लोगों को सारा कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ये भी एक मैसेज अपना देना है कि आप लोगों ने गूगल क्लासरूम में इनरोल होना है। वहाँ पे मैं अपनी वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ, सारा अपना डाटा भी शेयर कर रही हूँ, साथ साथ मटेरियल हो गए, आपके लिंक हो गए, मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को हर चीज़ वहाँ से मिलेगी, इजीली आप लोगों ने लेनी है, वहाँ से एक्सेस करनी है, और सारा आप लोगों ने काम वहाँ से करना है। और दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप लोगों ने ये कहना है कि वो गूगल क्लासरूम में जो है इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नाम से मैंने बनाया है, और मैंने कोड भी जनरेट किया हुआ है,
तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप कहें कि इनरोल हों, और हमारा जो ये चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी करें चैनल को। और दूसरा ये कि आप जो मैंने दी हुई है सारी लेक्चर दे रही हूँ, उनको भी साथ साथ तैयार करती हूँ। जो बच्चे इनरोल हैं वो तो माशाल्लाह से सही पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे इसमें इनरोल हो जाएं, ताकि जो हमारा मकसद है आप लोगों को एजुकेशन देने का वो हमें एक्सेस हो सके। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस की नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं और अपने क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी बात आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको ये सारा जो टॉपिक है ये जल्दी समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा था तो वो मैं उसका आंसर देना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल में क्या फ़र्क है। तो सीक्वेंशियल फाइल बेटे, आप वैसे तो मेरा लेक्चर आई थिंक लेक्चर 2 या 3 में मैंने ये डिस्कस किया है, वो मैंने जाके देख लें। लेकिन चले आपने पूछा तो मैं दोबारा आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सीक्वेंशियल फाइल अपना नाम जैसे बताती है, इसमें फ़ाइल जो स्टोर होती हैं वो स्टोरेज मीडिया में इन ऑर्डर होती हैं। रिकॉर्ड जो एंटर किया जाता है सीक्वेंस में एक दूसरे के बाद रखा जाता है। और रैंडम फाइल क्या होती है कि उसमें एक की दे दी जाती है, फील्ड दे दी जाती है, वो उस हिसाब से उसको एक्सेस करता है, ठीक है। अच्छा, आप मेरा वो लेक्चर देखेंगी और फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप मुझसे डिस्कस करेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।